हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि द फंक्शन एफ जेड हैज़ ए डबल पोल एट जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। मेरे पास कोई फंक्शन है, वो जेड इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर डबल पोल रखता है। ओके, डबल पोल का मतलब ये है कि डिवाइडेशन में जो है ना जेड स्क्वायर है विद द रेसिड्यू टू, जिसके ऊपर जो है रेसिड्यू की वैल्यू दे रखी है टू, एंड ए सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू वन, और जेड इज इक्वल टू वन के ऊपर फंक्शन सिंपल पोल रखता है विद रेसिड्यू वैल्यू दे रखी है टू, इज एनालिटिक। और ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है फॉर एट ऑल अदर फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन के अदर पार्ट के ऊपर। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर z इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर डबल पोल रखता है विद रेजिड्यू टू, z इज इक्वल टू वन के ऊपर सिंपल पोल रखता है विद रेजिड्यू वन, और उसके अलावा जो मेरा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसके जितने भी फाइनाइट पॉइंट हैं उनके ऊपर फंक्शन एनालिटिक है। साथ में फंक्शन इज बाउंडेड, बाउंडेड तब है जब मोड z टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। कंडीशन आगे दे रखी है, अगर एफ ऑफ टू यानी फंक्शन की वैल्यू z इज इक्वल टू टू पर 5 है, एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टू यानी फंक्शन की वैल्यू z इज इक्वल टू माइनस वन के ऊपर 2 है, तब आपको निकालना है फंक्शन ऑफ z। ओके बच्चों, मैं आपको सिंगुलरिटी का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ लेकिन यहाँ रेजिड्यू का यूज़ किया गया है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जब मैं आपको कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू पढ़ाऊँगा उस वक्त जो है शायद ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो। यहाँ मैं 100% इस क्वेश्चन की गारंटी इसलिए नहीं ले सकता हूँ क्लियर होने की, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रेजिड्यू का यूज़ किया गया है जो कि अगले वाला चैप्टर है। ओके, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। ज़रा आप समझने की कोशिश करना। मेरे को दे रखा है कि पहले वाली रेजिड्यू की वैल्यू दे रखी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रेजिड्यू। एक रेजिड्यू की वैल्यू दे रखी है z इज इक्वल टू वन पर, कितनी दे रखी है, z इज इक्वल टू वन के ऊपर रेजिड्यू की वैल्यू है 2 दे रखी है ना भाई। एंड दूसरे वाला जो रेजिड्यू दे रखा है मेरे को, दूसरा जो रेजिड्यू है वो कह रहा है z इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर दे रखा है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये भी 2 दे रखी है। और z इज इक्वल टू ज़ीरो पर ऑर्डर कितना है भाई, ये ऑर्डर दे रखा है कितना 2, ऑर्डर 2। यहाँ ऑर्डर कितना है भाई, यहाँ ऑर्डर दे रखा है 1, ऑर्डर 1। ओके, सो दैट द फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इस फंक्शन को जो है एफ ऑफ जेड को कैसे लिखा जा सकता है, सो दैट शायद यहाँ से आपकी कुछ बात क्लियर हो जाए। एफ ऑफ जेड कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, देखना आप कैसे लिखा जा सकता है फंक्शन को लिखा जा सकता है बेटा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा लगाया मैंने, n इज इक्वल टू वन से लेकर इन्फिनिटी तक, n इज इक्वल टू वन से लेकर इन्फिनिटी तक, ए एन इंटू जेड की पावर n, वही लॉरेंट सीरीज का केस, प्लस रेजिड्यू की वैल्यू दे रखी है 2, किसके ऊपर दे रखा है, z इज इक्वल टू वन यानी z माइनस वन के ऊपर। आगे की तरफ चलता हूँ, अगले वाला जो केस दे रखा है रेजिड्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, फिर रेजिड्यू की वैल्यू दे रखी है मेरे को 2। ओके, और किसके ऊपर दे रखी है, z इज इक्वल टू ज़ीरो पर दे रखी है, यहाँ देखो आप। ओके, और अगले वाला जो दे रखा है मेरे को, सपोज दैट b अपॉन जेड स्क्वायर, ये हमको लेना ही होता है। क्यों लेना होता है बता रहा हूँ। यहाँ देखो बेटा, सिंपल पोल के ऊपर रेजिड्यू की वैल्यू 2 है, ये तो हुआ आपका रेजिड्यू। सिंपल पोल तभी तो बनेगा जब z इज इक्वल टू माइनस वन होगा या z इज इक्वल टू वन होगा। भाई देखो आप, अगर आप नीचे वाले पोर्शन को 0 के बराबर रखते हो जिससे ये फंक्शन पूरा इन्फिनिटी की तरफ जाता है, वही तो पोल होता है। क्लियर। आगे देखो, z इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर जो है कह रहा है कि डबल पोल है, z इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर डबल पोल है, z इज इक्वल टू ज़ीरो पे ही तो है ये वैल्यू, जिसके ऊपर रेजिड्यू की वैल्यू दे रखी है, एक तो दे रखी है मेरे को 2, एक तो दे दी मेरे को 2। ओके, ये डबल पोल होने की वजह से दूसरा मैं लिखूंगा b अपॉन जेड स्क्वायर, अगर ट्रिपल होता प्लस c अपॉन जेड की पावर 3 करना होता। क्लियर। क्वेश्चन के अंदर जो है आगे मेरे को जो दिया हुआ है वो दे रखा है, गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, गिवन दैट एफ जेड इज बाउंडेड,
मेरे को दे रखा है मोड ऑफ एफ जेड लेस देन और इक्वल टू एम। क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है भाई, बाउंडेड है। ओके, क्लियर है ना नाउ? और ये बाउंडेड किस पोजीशन में है? ये तब है जब मोड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, ज़रा इस चीज़ को अब समझने की कोशिश करना। ये जो लास्ट की लाइन है इसका क्या मतलब निकल रहा है, अब मैं आपको ये बताऊंगा। इसका मतलब ये निकलता है कि सो दैट एफ ऑफ जेड हैज नो सिंगुलरिटी। इसका मतलब बता रहा हूँ, मोड ऑफ एफ जेड लेस देन और इक्वल टू एम अगर फंक्शन बाउंडेड है और जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, सो दैट एफ ऑफ जेड हैज़ नो सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर? मतलब क्या निकलता है, z इज इक्वल टू इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा भाई? इसका मतलब ये भी निकाल सकते हो आप, सो दैट एफ ऑफ टी, अगर मैं टी की फॉर्म में लूँ, एफ ऑफ टी हैज़ नो सिंगुलरिटी, बता दूंगा टी की फॉर्म में कैसे लिया जाएगा, हैज़ नो सिंगुलरिटी एट टी इज इक्वल टू 1/z, अर्थात टी इज इक्वल टू 0 पर। बात तो वही है। इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है भाई? इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है? 0 होता है। ओके, मैं अगर टी इज इक्वल टू 0 लेकर के चलूँगा तो टी की वैल्यू 1/z रखनी पड़ेगी मेरे को, यानी 1/z का मतलब 1/इन्फिनिटी से टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर ये मेरा जो फंक्शन है इसको मैं टी की फॉर्म में लिखूँगा तो जाहिर सी बात है टी इज इक्वल टू 1/z रखना पड़ेगा। ओके, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ जेड। बात तो एक ही है, टी इज इक्वल टू 1/z या जेड इज इक्वल टू 1/t, यहाँ तक कि नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये निकलता है, सो दैट अगर ऐसा है, सो दैट मेरे पास जो लॉरेंट सीरीज होती है, लॉरेंट सीरीज के दो पोर्शन होते हैं, एक रेगुलर पार्ट होता है, एक प्रिंसिपल पार्ट होता है। ओके, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सो दैट द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड, द प्रिंसिपल पार्ट of f of t does not have या contain no terms, f of t contains no terms। आगे की तरफ चलता हूँ बेटा। अगर प्रिंसिपल पार्ट जो है कोई भी स्टेप या कोई भी टर्म्स नहीं रखता है तो इस लाइन का मतलब ये निकलता है कि मेरे पास जो है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा कि अगर प्रिंसिपल पार्ट जो है किसी भी तरह का कोई भी स्टेप नहीं रख रहा है, ओके, यानी नेगेटिव वाला पार्ट पोर्शन इसके अंदर नहीं है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होगा कि ए एन इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, 0 है। क्लियर? अगर ए एन 0 है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, टी इज इक्वल टू मोड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी का केस है। मोड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है कि अगर मैं टी को जो है ना 1/z रखता हूँ तो टी इज इक्वल टू 0 आता है। ओके, मेरा जो फंक्शन है ना, ये थ्योरम भी थी, फंक्शन कोई भी सिंगुलरिटी उस वक्त में नहीं रखता है जब जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। ओके, जब कोई सिंगुलरिटी नहीं रखता है तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो है ना वो एनालिटिक होता है, और अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एनालिटिक होता है तो प्रिंसिपल पार्ट कोई भी स्टेप नहीं रखता है, और अगर प्रिंसिपल पार्ट कोई स्टेप नहीं रखता है तो z की नेगेटिव टर्म्स वाला पद वो 0 के बराबर होता है, और अगर वो 0 के बराबर होता है तो फंक्शन को लिखा जा सकता है। तो तब मेरा जो फंक्शन बनता है वो एफ ऑफ जेड जो बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा बेटा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा मेरे पास a0 प्लस के, दूसरा हो जाएगा मेरे पास 2/z माइनस के 1, 2/z माइनस के 1 प्लस के, तीसरा हो जाएगा मेरे पास 2/z प्लस के, उससे अगला स्टेप होगा मेरे पास b/z²। ओके, कई राइटर इस क्वेश्चन को जो है ना डायरेक्टली इस स्टेप को 0 दिखा करके, कई राइटर इसको डायरेक्टली यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने पूरी की पूरी डिटेल आपको बताई है। क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिया हुआ है बेटा, ज़रा इसको देखो। अब क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि f(2) की कुछ वैल्यू है। क्या दिया हुआ है भाई,
मेरे को गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, कि एफ ऑफ 2 जो है वो 5 के बराबर है। जब मैं एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालूंगा एंड एफ ऑफ -1 बराबर कितने के हैं, 2 के बराबर है। जब मैं दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ डालने की कोशिश करूँगा इस इक्वेशन 1 के अंदर, ज़रा देखो यहाँ से। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, ये मैं पुट कर रहा हूँ, पुटिंग इन 1 इक्वेशन। ओके, देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, ये तो हो जाएगा 5। जेड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, जेड की वैल्यू होगी मेरे पास 2, ये होगा A0 प्लस 2 बटे, ये होगी जेड की वैल्यू 2 माइनस के 1 प्लस के ये हो जाएगा मेरे पास 2 बटे, जेड की वैल्यू डाली है मैंने 2 प्लस यहाँ होगा मेरे पास B बटे जेड की वैल्यू 2 बोले तो 4। क्लियर है ना। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास निकल करके आएगा 5 इज इक्वल टू जो होगा बेटा, ये तो होगा A0, ये होगा प्लस के 2, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 1, प्लस के होगा कितना B बटे 4। क्लियर है ना। एक इक्वेशन तो सपोज दैट मेरे पास ये बनी। जब मैं सेकंड इक्वेशन का यूज़ करूँगा, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। ओके, इन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ निकल करके आएगा भाई कितना, ये तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास A0 प्लस जेड की वैल्यू में कितनी डाल रहा हूँ, -1, -1 डालने के बाद ये होगा 2 बटे -1 प्लस 2 बटे -1 प्लस B बटे 1। क्लियर है ना। यहाँ से सेकंड रिलेशन निकल करके आएगा भाई, 2 इज इक्वल टू होगा मेरे पास A0 -1 -2 प्लस के B। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर B है। अब मैं ए और B दोनों को हल करूँगा। हल करने के बाद जो है मैं सीधे का सीधा डायरेक्टली रिजल्ट निकाल रहा हूँ। ये 2 इज इक्वल टू जो होगा मेरे पास, ये होगा A0 -2 -1 यानी -3, ऊपर प्लस का 3 है, प्लस के B। ध्यान से देखना आप। ओके, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर B। जब A और B आप दोनों को हल करोगे, हल करने के बाद जो है मैं हल करके भी आपको दिखा रहा हूँ बेटा। पहली इक्वेशन जो है आपकी वो ये है, ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो कितनी है भाई, वो है 5 इज इक्वल टू है A0 प्लस के 3 प्लस के B बटे 4। सेकंड इक्वेशन आपके पास 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A0 -3 प्लस के B। क्लियर है ना। एक मेरी इक्वेशन A है, एक मेरी इक्वेशन B है। अगर मैं दोनों को आपस में घटाता हूँ, घटाने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ तो निकल करके आया 3 इज इक्वल टू, ये मेरा कैंसिल, ये हुआ मेरे पास 6 प्लस के B बटे 4 माइनस के B। इसको मैंने इधर लेकर के गया, ये हुआ 3 माइनस के 6 इज इक्वल टू B माइनस के 4B बटे 4। क्लियर है ना। 6 माइनस के 3 बोले तो माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 3B बटे 4। इससे ये ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म। B इज इक्वल टू कितना निकल गया, B इज इक्वल टू निकल गया मेरे पास 4। अगर मैं B की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ पुटिंग B इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन A के अंदर मैंने वैल्यू पुट की तो ये निकला 5 इज इक्वल टू A0 प्लस के 3 प्लस के B की वैल्यू डाली मैंने 4 बटे 4। इससे ये ख़त्म। A की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी निकली मेरे पास भाई, ये निकला 5 इज इक्वल टू हुआ मेरे पास A0 प्लस 3 प्लस 1। A0 की डायरेक्ट वैल्यू निकल करके आई 1। ओके, अगर मैं ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ डालता हूँ, फंक्शन के अंदर डालता हूँ, तो मेरा फंक्शन देखो क्या बनेगा। ओके, मेरे पास 2 वैल्यू निकल चुकी हैं भाई, मैं अलग से लिख रहा हूँ। A0 की वैल्यू निकल करके आई है मेरे पास 1, आपके सामने है, और B की वैल्यू निकल करके आई है मेरे पास 4। B की वैल्यू मेरे पास कितनी निकली हुई है, वो निकली हुई है 4। अगर मैं दोनों की दोनों वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डालता हूँ, फर्स्ट के अंदर डालता हूँ, तो रिजल्ट देखता हूँ मेरे पास क्या निकलता है। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग A0 इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन। मैंने वैल्यू डाली
तो मेरे पास एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आई है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हुआ A0 की वैल्यू हुई 1 प्लस के ये हुआ 2/z-1 प्लस अगला हुआ 2/z प्लस बी की वैल्यू कितनी डाली मैंने, 4 डाली है ना भाई। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है ना भाई। चलो बी की वैल्यू डाली मैंने 4/z²। क्लियर है ना। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन को डाल सकते हो। इस तरह से जो आपका फंक्शन निकल करके आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, अर्थात इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जो आपको रेजिड्यू दी हुई होगी, रेजिड्यू की हेल्प से आप जो है ना तो रिजल्ट कैलकुलेट करोगे। प्रिंसिपल पार्ट को 0 के बराबर रखोगे, an वाला पोर्शन जो है ना ये सारे डायरेक्टली 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से A0 कैलकुलेट करोगे, b कैलकुलेट करोगे, c भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ओके, शायद ये क्वेश्चन अगर आपकी समझ ना आया तो एक इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और भी है, मैं आपको वो भी बताऊँगा। इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाय।